हेलो एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु सोनकर है। मैंने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2020 में 95 रैंक सिक्योर किया है और साथ ही मुझे आपका आबकारी उप निरीक्षक का पद प्राप्त हुआ है। तो हम लोग के द्वारा अभी अभी सीजीपीएससी प्री 2021 की परीक्षा को लेकर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो उसमें आज जो है प्राचीन कालीन छत्तीसगढ़ इतिहास के संबंध में कुछ कुछ जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो प्राचीन काल इतिहास के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है वो कमजोर है। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ एक जंगल वाला प्रदेश रहा था। तो अभी भी छत्तीसगढ़ का जो जंगल का जो परसेंटेज है 44% समथिंग है। तो अभी के दौर में अगर 44% अगर फॉरेस्ट है, तो प्राचीन काल में जब था तो फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज्यादा थे। तो उसके कारण ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है कमजोर है। तो प्राचीन इतिहास के दौर में अगर जाए तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। तो जिसमें से पहला रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अगर उसमें देखा जाए तो बेसिकली प्राग ऐतिहासिक काल होता है कि जिसमें हमारे पास जो एविडेंसेस है, एविडेंस तो है लेकिन जो एविडेंस है वो रिटन फॉर्म में नहीं है। तो उसी के बेसिस में जो हम प्राग ऐतिहासिक काल है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ डिस्कशन करेंगे। और सेकंड जो डिवीजन है, इतिहास का जो सेकंड डिवीजन है, वो है हमारा जो है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में बेसिकली जो हमारे पास जो एविडेंस है रिटर्न भी है, लेकिन हमने रिटर्न जो एविडेंस है उसको अभी तक पढ़ नहीं पाया है। तो वो ये हो जाएगा। और तीसरा जो टाइप होगा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल में क्या होगा, एविडेंस जो है रिटर्न है और हमने उनको पढ़ लिया है। तो हम लोग अब चालू करते हैं जो स्टार्टिंग से है। जो प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, बेसिकली जो तीन पीरियड हुए हैं उसमें जो है पाषाण काल जिसे कहा जाता है। तो पाषाण काल में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो पाषाण काल जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है अपर पैलियोलिथिक एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के संदर्भ में अगर छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली कुछ कुछ प्लेसेस हैं, कुछ कुछ जगह है जहां हमको उनके साक्ष्य मिले हैं। तो सिर्फ प्री के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो साक्ष्य को ही मेन इंपॉर्टेंस दिया जाता है। साक्ष्य कहाँ मिला है, कैसे मिला है और उसमें क्या क्या कुछ खास बात है तो वो क्या है। तो प्री के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ मैं बता देना चाहूंगा पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल में क्या होता है, पहले हम जो मानव का जो विकास का जो सीक्वेंस है उसमें जो है प्राग ऐतिहासिक मानव, आदि मानव के बाद का जो स्टेज है वो होता है प्राग प्राग ऐतिहासिक मानव। तो इस काल में बेसिकली जो मनुष्य है वो पत्थर से जो औजार बनाकर शिकार करता था और ऐसी जो अपना जीवन यापन करता था। तो जो इससे जाहिर है कि इस काल में जो साक्ष्य है पत्थर के औजार के फॉर्म में ही मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में इसका जो प्रसार हुआ था, छत्तीसगढ़ बेसिकली उत्तर में जो है गंगा नदी सिस्टम से घिरा हुआ है और साउथ में जो है गोदावरी नदी सिस्टम से है। और अगर देखा जाए तो ईस्ट में जो है महानदी सिस्टम तो छत्तीसगढ़ से फ्लो होता ही है। और उसके बाद जो है वेस्ट में जो है जो नर्मदा सिस्टम है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों नदियों में जो है छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में जो है प्राग ऐतिहासिक मानवों का विकास हुआ है। तो छत्तीसगढ़ इन चारों के बीच का प्रदेश रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी कुछ न कुछ होना है। तो उसके कारण छत्तीसगढ़ को प्राग ऐतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। तो हाँ। हाँ, तो बेसिकली जो बेंच मार्क जो हम यहाँ यूज करेंगे वो रिवर के फॉर्म में करेंगे। तो जैसे छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा जिसको कहा जाता है महानदी, तो इसको अगर बेंच मार्क के तौर पर अगर देखा जाए तो फ्लो होता है छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग से। और छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती जिला है रायगढ़, तो रायगढ़ से ये छत्तीसगढ़ के बाहर जाता है। तो हम यहाँ बेसिकली रायगढ़ को यहाँ लेंगे। रायगढ़ में बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वहाँ जो है गुफा के फॉर्म में है, पत्थर के जो औजार है वहाँ मिले हुए हैं। तो उसको हम देखेंगे। तो जितने भी प्राग ऐतिहासिक काल के स्थल हैं वो सारे महानदी महानदी के तट में मिलेंगे। तो इसके जो तीन तीन डिवीजन है, तीन जो इसके जो काल हैं उनके फॉर्म में है। तो पहला जो है इसका जो है प्राग ऐतिहासिक काल का डिवीजन, उसके साक्ष्य को देखते हैं अब हम। तो जो ये मिला है सिंघनपुर की गुफाओं में मिला हुआ है।
प्री पैलियोलिथिक, जो इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और उसके बाद जो है सेकंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के भी जो साक्ष्य हैं महानदी के तट पे ही मिले हैं। तो महानदी का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस फॉर्म में मिले हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो हो रहा था, जो पत्थर के औजार थे उसको थोड़ा उसको धार कर लिया गया, और काटने वगैरह का जो उसको यूज किया जाता था। तो इसके भी साक्ष्य जो है कुछ कुछ प्लेस में मिले हैं। और जो है जिनमें से कालीपुर है, बस्तर बस्तर इंद्रावती के तट पे मिला हुआ है ये। खड़क घाट ये भी इंद्रावती के तट पे है। और साथ साथ जो बोतलदा जो है रायगढ़ की महानदी के किनारे, वो भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। और जो उसके बाद का जो डिवीजन आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल बेसिकली जो नेक्स्ट ना उत्तर पाषाण काल जो बेसिकली होगा, वो भी हम यहाँ रेफरेंस नदी को ही लेंगे जो बेंचमार्क है। तो ये भी महानदी के बेसिन में ही पाया जाएगा। और साथ साथ यहाँ एक और नदी यहाँ नाम में आ जाएगा, वो रहेगा सोन नदी। तो बेसिकली जो सोन नदी को माना जाता है छत्तीसगढ़ के बाहर से उसको उद्गम माना जाता है। लेकिन कई कई सोर्स से उसको छत्तीसगढ़ के अंदर से भी लिया गया है, दिखाया जाता है। तो उसी के तट पे एक स्थल है धनपुर। तो धनपुर जो है सोन नदी अगर सोर्सेस के अकॉर्डिंग जाए, तो धनपुर से जो है उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद सिंघनपुर की गुफाओं में पाषाण काल के सभी स्तर के साक्ष्य जो है हमको मिले हैं। तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला काल रहेगा नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में जो है उत्तर पाषाण काल के बाद जो डेवलपमेंट का जो फेज आया, उसमें बहुत तेजी से आया। तो इसको बोलते हैं नवपाषाण कालिक क्रांति भी बोला जाता है। तो नवपाषाण काल की जो क्रांति है, इसमें जो है बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए। आग आग की आविष्कार, आग का खोज भी हो गया, उसका यूज भी हो रहा था। तो इसके जो साक्ष्य हैं, इसको हमको मिलते हैं दुर्ग जिले में मिलते हैं। शिवनाथ नदी का जो तट है, अर्जुनी नाम का एक स्थल है, वहां मिलते हैं। चितवा डोंगरी राजनांदगांव जिले में मिलते हैं। टेरम जो रायगढ़ महानदी घाटी है वहां मिलता है। और उसके बाद और भी कुछ कुछ प्लेसेस हैं। जितने भी बेसिकली जो पाषाण काल के जो स्थल हैं, सब नदी के किनारे ही होंगे। तो नदी को एक रेफरेंस मान के हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद जो पाषाण काल के बाद जो जो एज आता है, वो रहता है कॉपर एज। लेकिन कॉपर एज का जो रहता है, छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमाण नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के आसपास से जरूर मिला है, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में नहीं लिया जाता। और उसके बाद जो युग आता है, वो रहता है लौह युग। तो लौह युग का छत्तीसगढ़ में प्रमाण मिला हुआ है। लौह युग जो है प्रमाण जो है छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में मिला हुआ है। तो बालोद जिले के कुछ कुछ स्थल है, सोरर, करीबदर, चिरचारी और धनोरा। तो यहाँ से जो बड़े मात्रा में लौह युग के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो बेसिकली साक्ष्य के तौर पे यहाँ मिला हुआ है एक जो मृतक स्तंभ बोला जाता है, जिसको डॉलमेन भी कहा जाता है। तो मृतक स्तंभ क्या होता है, जब लौह युग में जो जो मृत लोग रहते थे, उनके उनके याद में एक बड़ा सा पत्थर को लेके उनके उनके जगह में रख देते थे। और साथ साथ ये बालोद जिले से ही मिट्टी के पात्र और लोहे के कुछ कुछ औजार भी प्राप्त हुए हैं। तो जिसके साक्ष्य को हम बालोद जिले से देख सकते हैं। करकाभाट जिसमें से एक महत्वपूर्ण जगह है, ये कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट। उसके बाद जो गुफाएं, गुफाएं में जो छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। रायगढ़ जिले से छत्तीसगढ़ की बहुत सारी गुफाएं प्राप्त है, जिसमें से सिंघनपुर गुफाएं, कबरा पहाड़, बोतलदा गुफा, ये और राजनांदगांव जिले की चितवा डोंगरी। और रायगढ़ जो है शैलाश्रयों का गढ़ भी कहा जाता है। तो रायगढ़ के जितने भी गुफाएं और जो शैलाश्रय हैं, वो सारे यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसमें सबकी जो अपनी खासियत है, तो उनकी खासियत के अकॉर्डिंग उसमें देखा जाए, जैसे रायगढ़ के कुछ कुछ एग्जाम्पल है, बसनाझार, ओंगना, बोतलदा, टीपा खोल, कर्मागढ़। तो सबकी जो गुफाएं हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी कुछ कुछ खासियत हैं। तो खासियत में जैसे एक एक पेंटिंग जो है अंधेरे में चमकता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक पेंटिंग ऐसा है जिसमें जिसमें मनुष्यों का चित्रण हुआ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये देखना है। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो गुफा है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ की गुफा, ये भी रायगढ़ जिले में ही है। रायगढ़ जिले में जो महानदी के किनारे है,
ये भी प्राचीन कालीन जो गुफाओं में है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है चितवा डोंगरी की गुफाएं हैं, जो फोटो है चितवा डोंगरी की गुफाओं में जो है उत्तर नवपाषाण कालीन जो चित्रण है वहाँ देखा जा सकता है। वहाँ बहुत अच्छे तरीके से जो है चित्रण किया गया है। पेंटिंग्स जो है वहाँ ड्रैगन के भी चित्र मिलते हैं, और जो व्यापार करते हुए जो मनुष्य है उनका भी चित्रण हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे, जो इसके बाद का अगर देखा जाए तो सर पेज। हाँ, तो अब इतिहास के कालक्रम में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है ये हम टेबल के फॉर्म में इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ जो स्टार्ट होता है पाषाण काल। तो पाषाण काल लगभग जिसमें जो सोर्सेस हैं वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ जो एविडेंस मिले हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद जो आता है जो वैदिक पीरियड आता है। तो वैदिक काल के जो साक्ष्य हैं नर्मदा नदी तक जो है सीमित हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इसके जो साक्ष्य नहीं मिल पाते, तो इसके कारण इसका स्टडी हम छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में नहीं करते। उसके बाद जो साहित्य जो है, जो धार्मिक साहित्य है, उसके बेसिस में हम छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों ने रामायण और महाभारत को लेके छत्तीसगढ़ में एक काल की रचना की है, तो उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ कौन से जनपद का पार्ट था और कौन कौन से जनपद इसके आसपास था, ये सारी चीज हम महाजनपद काल में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो आता है जो साम्राज्य बन जाता है। साम्राज्य में छत्तीसगढ़ कौन से राजा कौन से वंश का जो पार्ट था उसमें स्टडी करेंगे। मौर्य वंश जो बेसिकली रहेगा। उसके बाद जो वंश जो टूट जाएगा, वो जो उसके बाद डिवीजन हो जाएगा उसका, तो छोटे छोटे पार्ट में, तो छत्तीसगढ़ कौन से डिवीजन में है उसका स्टडी करेंगे, जिसको सातवाहन काल में करेंगे। उसके बाद जो है कुषाण काल के भी कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जो आएगा मेघ वंश। उसके बाद जो यहाँ के जो मेन वंश में आएगा वाकाटक वंश, गुप्त वंश, राजर्षि तुल्य वंश, जो यहाँ के जो स्थानीय राजवंश है उनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है स्थानीय राजवंश की स्टडी के बाद जो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, जहां तक हम इसको समाप्त मान सकते हैं। तो बेसिकली हम यही चीज स्टडी करेंगे। उसके बाद जो इसमें से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले जो बनता है कि संस्थापक, कोई भी अगर वंश अगर दे दिया जाता है तो उसके संस्थापक का नाम, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी वंश अगर दे दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल नल वंश, तो नल वंश के संस्थापक का जो जो नाम है डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं शिशुकुंज के जो संस्थापक थे वो थे। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है इनका कालक्रम। तो कालक्रम मोटे मोटे तौर पे जो पूछा जाता है सदी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूछ दिया गया है मौर्य वंश का जो शासन काल है छत्तीसगढ़ में कब से कब तक था। तो इसको ईसा पूर्व के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो इसको अगर देखा दूसरी से चौथी, ऐसा इसको मोटा मोटी तौर पे ऑप्शन दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया, राजर्षि तुल्य वंश का जो कालक्रम है वो कब से कब तक था। तो इसका भी आंसर डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव में हम देख सकते हैं। चौथी से छठवीं शताब्दी तक जो राजर्षि तुल्य वंश का जो है काल अवधि था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इससे, वो है उसके जो अंतिम शासक जो है। कोई भी वंश है तो स्टार्ट हुआ है तो उसका अंत भी होता है। तो अंत जब होगा तो उस समय वहां का जो शासक कौन था, ये भी पूछा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, शरभपुरी वंश का देखते हैं। तो शरभपुरी वंश जो है छत्तीसगढ़ में इसका जो शासन था 5वीं से 6वीं शताब्दी में था। और इसके जो संस्थापक थे शरभराज थे। उसके बाद जो इसका जो अंत हुआ उसको वत्सराज वत्सराज सेकंड जो इसके जो लास्ट जो शासक थे ये थे। अब उसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इनकी राजधानी। तो वंश से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इनकी, जैसे कोई वंश हो गया उसका जो शासन है तो राजधानी चेंज होते रहता है। तो उनकी जो फेमस फेमस जो राजधानी है वो कौन सी थी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पांडुवंश जो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन वाला, तो उसका जो राजधानी जो है कौन सी थी, तो ये डायरेक्ट आंसर बनता है यहाँ से सिरपुर। तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं बेसिकली। और कोई कोई इंपॉर्टेंट जैसे महत्वपूर्ण शासक आ गए, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन जैसे आ गए, तो उनके बारे में पूरा डिटेल और उन्होंने क्या क्या किया है
अगर कोई स्तंभ लेख, कोई शिलालेख, कोई और प्रमाण अगर उस वंश के बारे में है, उस शासक के बारे में है, तो वो वहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो बेसिकली प्राचीन कालीन में ज्यादा ज्यादा सोर्सेस हमारे पास नहीं है, ज्यादा ज्यादा शिलालेख वगैरह प्राचीन काल में अवेलेबल नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ से कम बनते हैं। उसके बाद जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली यहीं से बनेंगे। कोई भी एविडेंस है, जैसे सिक्के वगैरह हो गए, कोई और साक्ष्य आ गया सिक्के के साथ साथ, जैसे कुछ स्तंभ आ गया, कुछ काष्ठ स्तंभ, किरारी काष्ठ स्तंभ जैसे आ गया, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कौन से जिले से प्राप्त हुआ है, बेसिकली यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। सर नेक्स्ट। तो अभी तक के जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमको एक बेसिक आइडिया हो ही जाएगा कि कैसे टाइप क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल तक आते हैं। तो उसके जो क्वेश्चन हैं हम थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे आते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ है, राजा अपीलक किस राजवंश के शासक थे? तो इसमें पूछा गया है अपीलक एक शासक है जो किस राजवंश से संबंध रखते हैं। तो इसके बेसिकली जो चार ऑप्शन ही रहेंगे, कोई भी एग्जाम है उसमें। तो अभी अपीलक जो शासक हैं सातवाहन वंश के हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब राजा का नाम दिया हुआ है, कौन से वंश के हैं ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लेवल के यहाँ नहीं आएंगे। नेक्स्ट। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ, सेकंड क्वेश्चन है, महारानी वासता द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की है। तो इसमें पूछा गया है महारानी वासाटा जो सिरपुर की महारानी थी, उनके द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रशस्ति मतलब वहां होता है एक लेख होता है, कोई भी निर्माण कार्य करते हैं तो उसमें एक अपने शिलालेख या फिर लेख छोड़ा जाता है, इसको इस सन में इस टाइम इसने बनवाया है। तो उसका रचना किसने किया है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा कवि ईशान ने किया है। तो ये थोड़ा डीप का क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा जो राजवंश के राजाओं का जो थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है वो पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली ये सिरपुर अभिलेख से हमको ये पता चल जाता है कि इसके जो प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो इसका जो आंसर होगा कवि ईशान ने किया है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट इससे नहीं आएंगे। नेक्स्ट सर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक के लेकर ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? तो ये स्टोन एज का पाषाण काल का क्वेश्चन बनता है ये। इसमें सीधे सीधे पूछा गया है प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है हमारा, जो स्टोन एज जिसमें आता है, जिसमें साक्ष्य साक्ष्य तो है लेकिन लिखित फॉर्म में नहीं है, वो वाला ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? तो बेसिकली प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल में हमारे पास जो एविडेंसेस है, जो साक्ष्य हैं, वो जो हमारे पास है रिटर्न फॉर्म में नहीं है। और रिटर्न फॉर्म में नहीं है तो वो होंगे कुछ औजार या फिर कुछ और उसके फॉर्म में होंगे। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल है। और उसके बाद जो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य है हमारे पास, इतिहास को हम कैसे जाने उसके जो साक्ष्य हैं वो रिटर्न फॉर्म में भी है, और साथ साथ जो अभिलेख और जो जो पाषाण स्तंभ जो भी है उसके फॉर्म में भी है। तो प्राग ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक यहाँ तक के, मतलब इसमें बोला जा रहा है शुरू से लेके अंत तक का जो है चित्रित शैलाश्रय कहाँ पास है। तो चित्रित शैलाश्रय अगर देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल के तीनों जो स्टेज का जो शैलाश्रय है सिंगनपुर में है। उसके बाद ऐतिहासिक काल के भी कुछ एविडेंस सिंगनपुर में है, तो इसका आंसर सीधा सिंगनपुर यहाँ से हो जाता है। और आप चाहें तो इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे चारों जो ऑप्शन है उसको पहले ऑप्शन को देख लीजिए, आपको सीधा सीधा अंदाजा लग जाएगा। रामगढ़ की पहाड़ी जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में प्रागैतिहासिक काल का कोई एविडेंस हमको मिला नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो चंदखुरी रायपुर है, यहाँ भी कोई एविडेंस हमको नहीं मिला है जहाँ तक हमारा जो नॉलेज है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है कुटुमसर बस्तर, ये नेचुरल केव है।
तो यहाँ तो ऑप्शन मतलब चांस ही नहीं बनता कि यहाँ जो ऐतिहासिक काल के एविडेंस मिले हैं। तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल के एविडेंस मिले हैं। तो इसका आंसर सीधे से हो जाता है सिंगनपुर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो रायगढ़ रायगढ़ जिले में ही कबरा पहाड़ है। इसमें से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं, इसमें पूछा गया है। तो इसको देखते हैं, आइए। तो पाषाण युग, ऑप्शन ऑप्शन को पहले देखिए, पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग, लौह युग। तो सीधे पाषाण युग का जो 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 एक्सपांशन हुआ था, वो महानदी के बेसिस में हुआ था। तो महानदी के बेसिस में रायगढ़ जिला जो है, महानदी वहां से पास होता है। तो पाषाण युग का जो जो भी एविडेंसेस है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से बनता है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो बेसिकली रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा दो ताम्रपत्र हैं जो नल वंश से संबंधित है। इसमें लिखा गया है कि नल वंश के एक राजा थे, उन्होंने वाकाटक वंश के एक राजा को हराया, और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में भी यही सब प्रमाण मिला है। तो ये जो क्वेश्चन पूछने का लेवल इसमें देखिए, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिटेल का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है थोड़ा डीप तक पूछा है। एक राजवंश है नलवंश, नलवंश का जो जो शासक हुए, शासक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वहीं से क्वेश्चन बना है। तो जो नलवंश हम देखेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासेवगुप्त समकालीन था। तो क्वेश्चन के जो प्रकार हैं इसमें साफ साफ इसमें पता चलता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है, सिरपुर के पांडु वंश के जो शासक थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन, किसके समकालीन थे? तो जैसे हम महाशिवगुप्त को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो हर्ष के समकालीन था। तो हर्ष हर्ष जो है, कन्नौज के राजा जो हर्ष हर्ष थे, उनके समकालीन थे। तो यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि जब हम महाशिवगुप्त पढ़ेंगे तब उनके जो युद्ध हुए और जो उनके संधि हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनका जो युद्ध होता है, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन के का जो युद्ध है, हर्ष हर्ष और पुलकेशिन के साथ, पुलकेशिन सेकंड के साथ होगा। तो उससे उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो भीमसेन, ये स्थानीय राजवंश वाले पार्ट का क्वेश्चन है। स्थानीय राजवंश में जो राजर्षि तुल्य राजवंश का जो पार्ट आएगा, उसमें जो राजा थे भीमसेन सेकंड, भीमसेन सेकंड का जो एक ताम्रपत्र है जो आरंग में मिला है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ का इस क्षेत्र में जो है राजर्षि तुल्य राजवंश का शासन था। तो उसमें किन राजाओं का उल्लेख किया गया पूछा है। तो उन उस अभिलेख को अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि शूर भी है, दहित भी है, विभीषण भी है। तो अगर ये इसको देखा जाए तो इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो बेसिकली ये इजी क्वेश्चन में आता है, सीधा संस्थापक पूछा गया है। तो संस्थापक भी पूछा है तो ये डायरेक्ट हम इसको कर देंगे सिंहराज। नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर के किस स्थान से प्राप्त किए गए हैं? जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। तो यहाँ जो पूछा गया, सातवाहन काल में जो सिक्के प्राप्त हुए, सातवाहन कालीन जो सिक्के प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी सिर्फ एविडेंस का क्वेश्चन है। तो सातवाहन कालीन जो सिक्के हैं, चकरबेड़ा बिलासपुर से प्राप्त हुए थे। तो ये जो साक्ष्य जब पढ़ेंगे तब इसको ये पढ़ेंगे तो ये इससे क्वेश्चन बन जाएगा। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन नरेश कपिलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सातवाहन को हम जब पढ़ेंगे तो उसमें राजा अपिलक जब आएंगे तब उनके जो मुद्रा है, उनका जो साक्ष्य है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये पूछा गया है। तो इनके जो मुद्राएं हैं बालपुर से, उनकी जो मुद्रा है बालपुर से प्राप्त हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? ये तो शायद सेम क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो ये नेक्स्ट। किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण का प्रारंभ माना जाता है? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो किस राजवंश के काल में मंदिर निर्माण का प्रारंभ माना जाता है पूछा गया है। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे ऑप्शन को, जब हम शरभपुरी राजवंश पढ़ेंगे। मंदिर का निर्माण यहीं से चालू होता है छत्तीसगढ़ में। तो इसके जो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको हम राजवंश के अंदर पढ़ेंगे, वो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा शरभपुरी राजवंश। नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो बेसिकली समुद्रगुप्त, जब गुप्त वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। तो छत्तीसगढ़ पहले दो पार्ट में बटा हुआ था। एक सेंटर दक्षिण कोसल का पार्ट था और दूसरा था बस्तर का पार्ट। तो दक्षिण कोसल के जो राजा थे महेंद्र, उनको समुद्रगुप्त ने उस टाइम हराया था। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो बस्तर के जो राजा थे व्याघ्रराज, उसको हराया गया था। तो यहाँ से पूछा गया था छत्तीस महाकांतार महाकांतार का जो पार्ट है वो बस्तर के अंदर आता था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रराज। फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? तो बेसिकली ये क्वेश्चन रामायण वाले पार्ट से बनता है। तो रामायण में कहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है ये देख सकते हैं हम। तो रामायण दशरथ की पत्नी, जो राजा दशरथ थे उनकी पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था पूछा गया है। तो पिता का नाम पूछा गया है। तो अगर रामायण का स्टोरी आपको पता होगा तो इसको तो सीधे जवाब बना सकते हैं, राजा भानुमंत। ये बेसिकली अब जब रामायण पार्ट डिस्कस होगा तो यहाँ इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिलते हैं? तो ये भी बेसिकली एविडेंस वाला क्वेश्चन है। कुषाण कालीन जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिला गया है, इसको पूछा गया है। कुषाण कालीन जो सिक्के हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से प्राप्त हुए थे। तो ये डायरेक्ट पूछा गया है और इसका जो डायरेक्ट आंसर वन लाइनर बनता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, शरभपुरी शासकों की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन राजधानी से है। तो शरभपुरी शासकों की राजधानी बार बार चेंज होती रही थी। तो पहले उनकी राजधानी शरभपुर थी, शरभपुर जिसको वर्तमान में संबलपुर से देखा जाता है। उसके बाद उनकी राजधानी चेंज होकर मल्हार हो गई। फिर उसके बाद उनकी जो राजधानी थी वो हो गई सिरपुर, जिसको श्रीपुर भी कहा जाता था। तो यहाँ राजधानी के सिरपुर शासकों की राजधानी पूछा गया है, तो हम यहाँ सिरपुर पे ऑप्शन टिक लगाएंगे। जब हम सरभपुर वंश इसको अगर डिटेल से पढ़ें तब ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति जो है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी जो चतुर्भुज विष्णु की जो प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई, सीधा पूछा गया है। तो ये साक्ष्य जो है, साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है वो पूछा गया है। तो जो चतुर्भुजी विष्णु की जो प्रतिमा है छत्तीसगढ़ में एकमात्र मल्हार से प्राप्त हुआ था। बूढ़ी खार मल्हार नाम का एक जगह है, वहां से प्राप्त हुआ था। जब डिटेल से हम पढ़ेंगे तब वहां से ये पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश को शासकों को त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि धारण की थी? तो त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि जो है छत्तीसगढ़ के कौन से राजवंश ने धारण की? तो यहाँ पूछा गया है, शासक होते थे बेसिकली, जो राजा होते थे वो उपाधि धारण करते थे। तो उपाधि में त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि कौन से राजाओं ने धारण की है पूछा गया है। तो त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि जो है उड़ीसा के सोमवंशी राजाओं ने धारण की थी। तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से हो जाए। नेक्स्ट बनता है, बस्तर जिले में शासन था। तो बस्तर जिले में सीधा जो, जब बस्तर का हम इतिहास पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे कि बस्तर जिले में पहले नल वंश का शासन शासन था। फिर छिंदक नाग वंश आया, फिर काकती राजवंश का हुआ।
तो यहाँ सिर्फ छिंदक नागवंशी है, तो यही इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? प्राचीनतम नाट्यशाला, नाट्यशाला बेसिकली अब अगर हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे तब मौर्य वंश में पता चलेगा कि सीता बेगरा और जोगीमारा की गुफाओं में मौर्यन साक्ष्य जो है मिलते हैं। तो जो सीता बेगरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो है सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिले में जो है जो मौर्यकालीन साक्ष्य के साथ साथ एक नाट्यशाला मिलता है, जिसको भरत मुनि जो नाट्यशाला थे उनसे पहले का माना जाता है। तो उसको बोलते हैं भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला, इसी कारण बोला जाता है। जब मौर्य वंश का अगर आएगा तो वहां हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ? तो ये बेसिकली जो इससे क्वेश्चन है एविडेंस से, किसने उसको एक्सप्लोर किया? तो इसमें जो आएगा मोरेश्वर दीक्षित जो है, एमजी दीक्षित जिनको बोला जाता है, उन्होंने ही सिरपुर का उत्खनन कार्य किया था। तो ये इनके जो क्या क्या उत्खनन कार्य हैं और भी जो लोग हैं उनके बारे में भी जो जिनके भी नाम है उनके अगर उत्खनन कार्य क्या क्या किया है वो हम अगर पढ़ते हैं तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्राचीन जन श्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो ये महाभारत का जो स्टोरी है वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। तो महाभारत से भी क्वेश्चन बनते हैं। महाभारत के जो एक पात्र है जो राजा मोरध्वज, उनके छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंध रहा है ये पूछा गया है। तो राजा मोरध्वज का संबंध जो है छत्तीसगढ़ का जो पहला जो स्थान रहेगा आरंग, उसके बाद जो रहेगा रतनपुर, दो स्थान से छत्तीसगढ़ में उनका संबंध रहा था। तो ये कोड वाला क्वेश्चन है, तो 1 और 3 जिसमें कोड होगा इसका आंसर है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में जैसा पहले डिस्कस किए थे हम, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ तक उसका एक्सपांशन नहीं हुआ था। तो वैदिक काल के टाइम में जो छत्तीसगढ़ था रामायण पीरियड में, रामायण पीरियड के आसपास उसको मान सकते हैं। तो रामायण पीरियड में छत्तीसगढ़ को बोला जाता था दंडकारण्य। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर दंडकारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा संस्थापक से क्वेश्चन किया गया है जैसा बताया था मैं पहले। तो कौन सा वंश है, कब तक शासन किया है, कौन उसके संस्थापक है, कौन लास्ट शासक हुए हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन है। तो नल वंश के जो संस्थापक थे छत्तीसगढ़ में, इसका जो आंसर है नल वंश के जो संस्थापक हैं, सॉरी इसको रिकॉल नहीं हो पा रहा है मेरे। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट जो है, चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की है? तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे, ह्वेनसांग जो है महाश्रीगुप्त बालार्जुन के टाइम में आए थे। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के महाश्रीगुप्त बालार्जुन का संबंध जो था उनका संबंध था, उनका उनका संबंध सिरपुर से था। तो उन्होंने सिरपुर की जो यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो रचना है, उनका जो यात्रा वृतांत है, उसमें लिखा हुआ है कि जो एविडेंसेस लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग जो 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 स्तूप है और जो संघाराम है, उनका जो पहचान जो है मल्हार से भी किया जाता है। तो इसमें अभी इतिहासकारों में दो मत है कि कोई उसको बोलते हैं सिरपुर बोलते हैं, कई बोलते हैं मल्हार। तो यहाँ सिरपुर ऑप्शन ना होने के कारण इसको लेंगे हम मल्हार। नेक्स्ट, सर नेक्स्ट। हाँ, तो अब बेसिकली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा राजवंश आया, कौन कौन किसने किसने शासन किया। तो यहाँ से स्टार्टिंग से हम देखते हैं पाषाण काल। तो पाषाणकालीन छत्तीसगढ़ में बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें सिर्फ साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं, किस फॉर्म में मिले हैं, सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। उसके बाद जो है उसके बाद का जो पीरियड आता है, उसके बाद का वैदिक काल आता है। वैदिक काल के जो एविडेंस है छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं, तो इससे जो क्वेश्चन जो है जनरली नहीं बनाए जाते। उसके बाद जो रामायण कालीन है, रामायण कालीन से आजकल जो करंट अफेयर में भी ये टॉपिक चल रहा है,
राम वनगमन पथ का जो सर्किट है उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुए, कितने साल भगवान श्री राम ने यहाँ बिताए, ये सारे, और कौन कौन से स्थल में उन्होंने उन्होंने भ्रमण किया और कहाँ कहाँ रुके, ये सारे चीज जो है ध्यान में रखेंगे। रामायण कालीन से क्वेश्चन बनेंगे आजकल। तो यहाँ से ज्यादा ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो स्टोरी है, जो रामायण की स्टोरी है, क्वेश्चन वहीं से ही रहेंगे। और कुछ कुछ प्लेसेस हैं जैसे रामायण के जो वहाँ साक्ष्य मिला है माना जाता है ऐसा, तो वो प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से जिले में वो प्लेस आ रहा है, बस यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं इससे। उसके बाद जो नेक्स्ट काल जो आता है, महाभारत काल। महाभारत काल की रचना भी छत्तीसगढ़ के ही इतिहासकारों ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में की है। तो छत्तीसगढ़ का संदर्भ में जो महाभारत के जो प्लेसेस हैं, जैसे कुछ कुछ प्लेस हैं जहाँ महाभारत के एविडेंस माने जा रहे हैं, जिसमें से रतनपुर हो गया है, कुछ आरंग हो गया, राजा मोहम्मद की राजधानी जो जिसमें माना जाता है, और खल्लारी हो गया जहाँ भीम का पांव के साक्ष्य मिला है ऐसा मानते हैं। और कुछ कुछ और प्लेसेस हैं महाभारत से संबंधित, जिसमें से दमऊ दरहा जो गुंजी शिलालेख है वो ऋषभ देव के समकालीन में माना जाता है, तो उसका भी जो पीरियड है महाभारत के पीरियड के आसपास का माना जाता है। तो बेसिकली गुंजी गुंजी एक स्थल है, जांजगीर जांजगीर जिले में था पहले, अभी ये जिला चेंज होकर शक्ति जिला में हो जाएगा अगले अगले साल से। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कौन से जिले में चेंज हुआ है, कौन से में चेंज नहीं हुआ है। तो गुंजी का जो दमऊ दरहा एक उसको बोला जाता है, दमऊ दरहा भी बोला जाता है, तो वहां से भी महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त है, बेसिकली ये पूछा जाता है। तो महाभारत काल के बाद जो नेक्स्ट जो काल आएगा छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में हम देख रहे हैं, तो वहां से आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल जो है, महाजनपद काल छत्तीसगढ़ किस जनपद का पार्ट था, ये पूछा जाता है। बेसिकली हम भारतीय इतिहास से रिलेट करके अगर पढ़ें तो भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। बौद्ध साहित्य के अनुसार भी 16 महाजनपद मिलते हैं और जैन साहित्य के अनुसार भी 16 महाजनपद मिलते हैं। तो बौद्ध साहित्य कहता है कि छत्तीसगढ़ जो है कोसल का पार्ट था, वहीं जैन साहित्य कहता है कि छत्तीसगढ़ जो है चेदी चेदी महाजनपद का पार्ट था। तो इसमें भी अगर सोर्स के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें भी दो आंसर होते हैं। तो छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद का पार्ट था, सिर्फ यहाँ इसमें ये भी चीज पूछा जाता है। और कौन से पीरियड में, उसके बाद जो है भारत में भी राजवंश की स्थापना हो गई, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई जिसको मौर्य मौर्य साम्राज्य कहा जाता था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो छत्तीसगढ़ भी उसका पार्ट था। तो छत्तीसगढ़ उस समय जो है, जब समय था ईसा पूर्व के टाइम का जब समय था, तो बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड था। तो फॉरेस्टेड मतलब जंगल जब था, तो जंगल में यहाँ पैसेज नहीं था, पैसेज मतलब जो रास्ता था आने जाने का कोई साधन नहीं था। तो कुछ कुछ ही यहाँ जो शहर बसे थे, तो थोड़े शहर बसने के कारण यहाँ का जो विकास है प्राचीन कालीन इतिहास जो है थोड़ा कम कम महत्व का हो जाता है। कम महत्व मतलब उस रिस्पेक्ट से नहीं है, कम महत्व का मतलब यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों का आवागमन यहाँ कम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का जो कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, बेसिकली छत्तीसगढ़ में जो एविडेंस मिलेंगे अशोक के कालीन के मिलते हैं। जैसे कोरिया कोरिया जिले में अशोक का जो लाट मिला है, और एक अशोक कालीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई है कोटाडोल कोरिया से। तो जो सारे जो एविडेंसेस है कौन से जिले में प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार प्राप्त हुए हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मौर्यकालीन जो है। और मौर्यकालीन में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है गुफा। तो सीता रामगढ़ की पहाड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज आता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी ये इम्पोर्टेंट है। और रामगढ़ की पहाड़ी को देखे तो इसमें तीन गुफाएं, बेसिकली जनरली तीन गुफाएं माना जाता है। तो उसमें से एक है जोगीमारा। जोगीमारा की गुफाएं जो है उसमें जो मौर्यकालीन जो है साक्ष्य एक लिपि के फॉर्म में मिले हैं। तो लिपि कौन सी है और जो भाषा कौन सी है, ये पूछा जाता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में। तो बेसिकली उसकी लिपि जो है इसकी जो ब्राह्मी लिपि होगी, और जो उसकी भाषा है ब्राह्मी भाषा है, तो सॉरी पाली भाषा है उसकी जो भाषा है। तो ये पूछा जाता है 3 लाइन का जो जो उसका जो लेख है, गुफा के अंदर जो लेख लिखा हुआ है 3 लाइन का है, तो उसमें कौन सी भाषा और कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, जनरली ये पूछा जाता है प्री के एग्जाम में। और मौर्यकालीन और भी कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो जिसमें से यही इंपॉर्टेंट है, साक्ष्य अगर मिला है तो किस जिले से प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। फिर मौर्य मौर्य वंश जब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, जब मौर्य अंतिम शासक मौर्य मौर्य वंश के बृहद्रथ थे, बृहद्रथ की हत्या हो जाती है। उसके बाद जब उसका साम्राज्य छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, तो शुंग सातवाहन इत्यादि उसमें से बाहर आते हैं।
तो सातवाहन उन्हीं छोटे छोटे राजवंश में से एक था। तो इनका शासन जो है दक्षिण भारत के आसपास हुआ। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो अभी वर्तमान महाराष्ट्र में है। तो इनके जो एरिया के अंडर जो है छत्तीसगढ़ आता था। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो इसकी पुष्टि होती है जो जो हमारे सातवाहन कालीन एविडेंसेस मिले हैं। इसके जो किरारी काष्ठ स्तंभ मिला हुआ है, और सातवाहन कालीन कुछ कुछ लेख मिले हैं, और सातवाहन कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किरारी कौन से जिले में है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किरारी काष्ठ स्तंभ बेसिकली क्या था? काष्ठ स्तंभ, अगर कुछ राजा होते थे पहले, तो राजा के जो पद अधिकारी थे, जो उनके कर्मचारी और पद अधिकारी थे, उनके सबका नाम लिख के एक स्तंभ में लिख दिया गया। तो उस वो प्राप्त हुआ है किरारी, जो जांजगीर जिले में है अभी। तो किरारी काष्ठ स्तंभ उसी कारण उसको बोला जाता है। तो कौन से जिले में है ये बेसिकली पूछा जाता है, और किस राजवंश, किस वंश से संबंधित है ये पूछा जाता है। तो इसका सीधा से आंसर बनता है सातवाहन काल। और सातवाहन कालीन कुछ कुछ मृत भांड वगैरह भी प्राप्त हुए हैं, कुछ कुछ और एविडेंस प्राप्त हुए हैं। सातवाहन कालीन जितने भी एविडेंस है और सिक्के हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सातवाहन काल में एक और चीज देखा जाता है। सातवाहन को अगर हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, तो जितने भी भारत के इतिहास में हम राजाओं पढ़ते हैं, तो उसमें से किसी का वो जिक्र जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं मिलता। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है बेसिकली उस समय भी फॉरेस्टेड एरिया रहा था छत्तीसगढ़। तो सातवाहन कालीन उसके वंशज हुए हैं जो जिनका जिक्र पुराणों में किया गया है। तो पुराणों में जिनका जिक्र किया गया है वो राजा छत्तीसगढ़ में शासन किए। छत्तीसगढ़ में शासन किए मतलब उसका जो है, इनका जो शासन काल था बेसिकली जबलपुर के आसपास था। जबलपुर से जो है छत्तीसगढ़ के एरिया को इन लोग कंट्रोल करते थे। सातवाहन कालीन में और ज्यादा कुछ नहीं। एविडेंस कहाँ से मिला है, और किस राजा का नाम है, और कौन से जिले में वो एविडेंस है, ये पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट जो आता है कुषाण वंश। बेसिकली ऐसा माना जाता है, इस पे भी दो मत है कई कई इतिहासकारों का। पहला मत के हिसाब से अगर बोला जाए, तो कुषाण वंश का शासन छत्तीसगढ़ में नहीं था। उनके जो सिक्के जो प्राप्त हुए हैं बिलासपुर से, बिलासपुर जिले से, तो बिलासपुर जिले में व्यापार के कारण उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और सेकंड ग्रुप जो है इतिहासकारों का, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश का शासन था। तो अगर अगर कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात होती है, तो हम जहाँ चलेंगे छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश का शासन नहीं था, इसमें चलेंगे। वैसे कॉन्ट्रडिक्शन वाला ऑप्शन नहीं देते जनरली, अगर दिया तो नहीं था, इसमें चलते हैं। और इसके जो सिक्के जो है एविडेंस है बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के लोगों से व्यापार था। उस समय छत्तीसगढ़ में भी वंश था, तो वहां से व्यापार और सिक्कों का आदान प्रदान होता रहा था। तो उसके कारण यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है मेघवंश। मेघवंश जो है बेसिकली उड़ीसा का एक वंश था। इसके दो ही शासक का जिक्र मिलता है, छोटे छोटे शिवमेघ और यमेघ, दो दो शासक हुए इनके, उनका जो जिक्र मिलता है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। तो इनका जो कालक्रम है ये जनरली पूछा जाता है। मेघवंश का कालक्रम कब से कब तक था। तो उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से एविडेंसेस मिलना चालू हो जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने भी स्टार्ट होंगे। तो जो नेक्स्ट जो वंश हम जो इसका डिस्कशन है, वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश भी छत्तीसगढ़ के साउथ, मतलब जो बस्तर का एरिया है, वहाँ वहाँ का राजवंश था। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी नंदीवर्धन थी, जिसको अभी की वर्तमान में नागपुर बोला जाता है। उसके बाद जो वाकाटक, गुप्त गुप्त और नल वंश, ये तीनों समकालीन थे। इनके तीनों के बीच में आपस में युद्ध होते रहे। और जो बेसिकली जो गुप्त वंशी थे, गुप्त वंश के राजा जो बेसिकली एक बहुत महत्वपूर्ण राजा है समुद्रगुप्त, उन्होंने वाकाटक वंश के राजाओं को हराया, और उसके बाद उन्होंने नल वंश के राजा को हराया। उसी का जो वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभलेख जिसको बोलते हैं, इलाहाबाद फोर्ट में अभी तक वो संरक्षित रखा हुआ है। वहां आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन राजाओं को हराया और कहाँ के राजा थे वो। तो उनमें भी इनका जिक्र है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब वाकाटक वंश का जो संस्थापक कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनका जो कालक्रम जो है, कालक्रम भी इम्पोर्टेंट बन चुका है अब। और उनकी राजधानी, जो राजवंश से बेसिकली यही सब क्वेश्चन होते हैं कि उनका जो संस्थापक कौन है, उनके जो राजधानी क्या थी, और उनके जो है कालक्रम कब से कब तक था। उसके बाद जो है गुप्त वंश को डिटेल जो है भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो गुप्त वंश के जो एक ही शासक हैं समुद्रगुप्त,
उनको जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम ज्यादा देखते हैं। समुद्रगुप्त ने बेसिकली क्या किया था, वाकाटक वंश के राजा को हराया था, जिसका जिसका वर्णन एक ताम्रपत्र में है, उसको बाद में देखेंगे। समुद्रगुप्त जो है छत्तीसगढ़ में महानदी के निकट उन्होंने यहाँ रुके थे। जब वो छत्तीसगढ़ के अभियान में आए थे तब वो यहाँ रुके थे। उसी कारण जो है महानदी के तट के कारण महासमुंद जिले का नाम पड़ा है, ऐसा माना जाता है। तो गुप्त वंश के जो समुद्रगुप्त है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये गुप्त वंश में भी डिटेल इनको पढ़ेंगे, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे इसको हम। उसके बाद जो है नल वंश। नल वंश जो है बेसिकली इनका जो शासन था बस्तर के क्षेत्र में था। तो इनका जो पहले राजधानी था पुष्करी, पहले कोरापुट था, उसको बदल के इन लोग पुष्करी किए। कोरापुट जो है उड़ीसा जिले में है वर्तमान, और पुष्करी जो है भोपालपट्टनम, अभी का जो भोपालपट्टनम है उसको पुष्करी कहा जाता है। तो इनका जो शासन काल था 5वीं से 12वीं शताब्दी तक था। तो और इनके जो संस्थापक थे शिशुक, और इनके जो लास्ट जो शासक थे नरेंद्र थबल। तो बेसिकली क्वेश्चन यही तक होते हैं कि राजधानी क्या है, संस्थापक कौन है, इनके जो अंतिम शासक कौन थे, और शासन काल क्या था। अब नल वंश में बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो नल वंश के जो इम्पोर्टेंट शासक थे, नल वंशी राजाओं ने बस्तर के क्षेत्र में सोने के सिक्के चलवाए। उनमें से अर्थपति भट्टारक का नाम महत्वपूर्ण आता है। तो सोने के सिक्के चलवाए तो वो इम्पोर्टेंट शासक हो जाते हैं। फिर नल वंशी राजाओं ने ही विलास तुंग एक नल वंशी राजा हैं, उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया जो राजिम में है। राजिम जो वर्तमान गरियाबंद जिले में है। तो जो भी इम्पोर्टेंट शासक है उनका जो क्रिएशन है, जो भी इम्पोर्टेंट जो बनवाया है उन्होंने, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है। उसके बाद जो है जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के क्षेत्र में आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश से इसका मतलब होता है कि भारत का जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें इसका जिक्र नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोकल जो राजवंश है, जो रीजनल राजवंश है, उनके उनके रिस्पेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे पहला स्थानीय राजवंश था वो राजर्षि तुल्य राजवंश था। तो राजर्षि तुल्य राजवंश, इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, ये पूछा जाता है। जानकारी हमको मिलती है आरंग ताम्रपत्र से। आरंग, और इनकी जो राजधानी थी वो भी आरंग ही थी। उसके बाद इनका जो कालक्रम पूछा जाता है, तो कालक्रम इनका जो था, कालक्रम 5वीं से चौथी चौथी से 6वीं शताब्दी के आसपास था। तो इनका कालक्रम पूछा गया। अब जो आरंग का जो ताम्रपत्र है, आरंग के ताम्रपत्र में क्या क्या लिखा हुआ है ये पूछा जाता है। तो बेसिकली आरंग के ताम्रपत्र जो है उसमें सन लिखा हुआ है कि कब वो उसको लिखा गया है। उसके बाद कुछ कुछ शासक के नाम दिए गए हैं, राजर्षि तुल्य वंश के शासक हैं। और उसमें साथ साथ ये भी लिखा गया है राजर्षि तुल्य वंश के शासक भीमसेन सेकेंड, जिसको सर्वप्रतापी शासक माना गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि राजर्षि तुल्य के कौन से राजा सर्वप्रतापी शासक माना गया है और किस ताम्रपत्र में ये लिखा गया है। तो इसका जो जो सोर्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्षेत्रीय राजवंश में अगर देखा जाए, बेसिकली नल वंश को भी क्षेत्रीय राजवंश में लेते हैं, लेकिन वो उसका जो ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखें तो भारत के इतिहास में भी उसको देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो हम क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे वो है सरपपुरी वंश। सरपपुरी वंश जो है, सरपपुरी वंश के जो संस्थापक के बारे में देखा जाए, संस्थापक पूछा जाता है। और इसके जो अंतिम शासक जो है वो पूछा जाता है। इनकी राजधानी, तो इनकी राजधानी के बारे में जो लगातार चेंज होती रही। सबसे पहले इनकी जब इनका जो राजवंश स्थापित हुआ, जब सरबराज ने स्थापित किया, तब सरपपुर नाम से, अपने नाम से एक नगरी बनाई। तो सरपपुर का जो वर्तमान जो है, इसमें भी इतिहासकारों के बीच दो मत है। सरपपुर को कई इतिहासकार वर्तमान सारंगगढ़, जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में था पहले, लेकिन अब सारंगगढ़ वर्तमान में भी जिला बन चुका है, तो इससे रिलेट करते हैं। और कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इसका रिलेशन जो है शरभराज का संबलपुर से करते हैं, सरपपुर का जो रिलेशन है। तो इसके बीच भी दो मत है। तो अभी ये सारंगगढ़ जो दोनों इसको मान सकते हैं। उनके बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने अपनी एक अलग अलग नगरी बनाई, प्रसन्नपुर, जिसको वर्तमान मल्हार से रिलेट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आगे के शासक आते गए, उन्होंने अपनी राजधानी चेंज की सिरपुर। 3 बार इनकी राजधानी चेंज हुई। अब वर्तमान वर्तमान में तीनों स्थल का जो रिलेशन है किसी न किसी जगह से है, तो इसको यहाँ से देखा जाता है। और इनका शासनकाल कब से कब तक था ये भी पूछा जाता है। तो इनका शासनकाल बेसिकली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इनके जो कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, प्रसन्न मात्रा हो गए, शरभराज हो गए,
यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्षेत्रीय राजवंश में इनका जो आता है, ये होता है पांडु वंश। तो पांडु वंश बेसिकली इन ये जो है सिरपुर के पांडु वंश है। पांडु वंश का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के मतलब भिन्न भिन्न भागों में रहा था। तो यहाँ जो है सिरपुर के पांडु वंश है कि जो राजधानी है सिरपुर ही है। और इनका जो कालावधि और इनकी जो स्थापना, जो संस्थापक थे, किसने किया, ये पूछा गया है। तो इनके इसके संस्थापक बाद में अगर कभी टाइम मिले तो डिस्कस करेंगे। तो इनके जो संस्थापक है उदयन है। और बेसिकली इनके बाद जो है इन्हीं में एक शासक आएंगे महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्जुन जो है उनके कालक्रम में हेनसांग जो एक चीनी यात्री था, पहले डिस्कस कर चुके थे शायद इसको, वो कालक्रम में आए हुए थे। उन्होंने अपना एक बुक लिखा, यात्रा वृतांत लिखा, जिसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र किया हुआ है। वो कब आए और उन्होंने क्या क्या लिखा, ये सारी चीज यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। उनके बाद जो नेक्स्ट जो जो कालक्रम आता है वो रहेगा बाणवंश। बाणवंश एक छोटा राजवंश था जो छत्तीसगढ़ के बेसिकली कोरबा जिले के आसपास पाली एक जगह है, पाली तहसील, तो वहाँ इनका जो शासन था, इन्हीं को कलचुरी राजाओं ने हराकर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी बाद में। इनका शासनकाल कब था और इनका जो क्षेत्र था कहाँ था, और इनके जो संस्थापक के बारे में तो अभी जानकारी नहीं है किसी भी सोर्स में। तो इनके सिर्फ दो राजाओं के बारे में मिलता है जानकारी, और इनके द्वारा क्या बनाया गया है। तो बाणवंशी राजाओं के द्वारा एक विक्रमादित्य नाम के एक राजा थे, उनके द्वारा पाली के जो शिव मंदिर है, पाली में एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, उनका निर्माण कराया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो वंश आएगा वो है सोमवंश। तो सोमवंश बेसिकली सोमवंश में आएगा। सोमवंश भी बहुत सारे शाखाओं में था। तो सोमवंश उड़ीसा का सोमवंश था, एक कांकेर का सोमवंश था, और थर्ड था मैकल का सोमवंश। इनको को बारी बारी से देखेंगे। तो कांकेर का सोमवंश जो है उसका संस्थापक कौन थे, और उसके बाद उसके अंतिम शासक कौन थे, ये सारे चीज पूछे जाते हैं। उनके बाद जो है मैकल का सोमवंश जो है, मैकल का सोमवंश की कौन से सोर्स से उसका जानकारी मिला है ये पूछा जाता है, और उनके जो संस्थापक है और उनके जो अंतिम शासक कौन थे ये पूछा जाता है। और उसके बाद जो बनता है, उसके बाद जो आता है बस्तर का इतिहास में हम आ जाते हैं। तो बेसिकली बस्तर का जो इतिहास है, बस्तर के इतिहास से अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नल वंश से। नल वंश का जो शासनकाल रहा था पुष्करी और कोरापुट, कोरापुट जो है वर्तमान उड़ीसा जिले में है, लेकिन जो बस्तर का पहले पार्ट था ये पुष्करी जो है भोपालपट्टनम, यहाँ शासन किया इन्होंने, तो बस्तर का ही राजवंश हुआ। उसके बाद जो है यहाँ के जो शासक हुए छिन्नक नागवंशी शासक आए, जिनका नागवंशी शासक भी कहा जाता था। इनके बारे में बस्तर में कुछ कुछ क्रिएशन हुआ है इनके नाम से। तो बारसूर एक जगह है बस्तर में, तो वहाँ इनकी बहुत सारी जो एविडेंसेस है मंदिर के फॉर्म में या फिर कुछ मंदिर तालाब और शिलालेख के फॉर्म में बारसूर में अभी भी उपलब्ध है। तो जो छिन्नक नागवंशी शासकों के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका जो शासनकाल है कब से कब तक रहा, उसके बाद जो उनके जो संस्थापक कौन रहे, और उनके बाद जो उनके जो अंतिम शासक जो हैं, और उनकी जो राजधानी राजधानी चक्रकोट भ्रमरकोट, बेसिकली इसका जो रिलेशन जो लिया जाता है छत्तीसगढ़ के बारसूर और चित्रकूट के आसपास से ही लिया जाता है। मतलब जो बारसूर का एरिया है उसी को चक्रकोट का क्षेत्र कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो बेसिकली इतिहास अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो यहाँ तक ये समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है स्थानीय राजवंश के बाद प्राचीन काल, यहाँ से नहीं होंगे। क्वेश्चन सिर्फ होते हैं कि इनका जो कालक्रम है, इनके जो संस्थापक हैं और जो अंतिम शासक हैं, और अगर कोई शासक इम्पोर्टेंट शासक अगर आ जाते हैं जैसे महाशिवगुप्त बालार्जुन हो गए, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, कोई अगर मंदिर का निर्माण कराया गया जैसे सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता के द्वारा उनका निर्माण कराया गया था। तो ये चीज भी पूछा जाता है कि निर्माण किसने कराया और कब कराया गया। तो महाशिवगुप्त के टाइम में ह्वेनसांग भी आया
थे लेते हैं तो 639 में अगर एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं तो ह्वेनसांग जो है 639 में आए हुए थे। तो 639 में जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन का शासन था, तो उसके बाद जो है इस राजवंश में एक और शासक हुए थे, जो एक और शासक हुए थे तीवरदेव। तो उनसे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और उनकी जो स्थापना कैसे हुई है और किसने की है, और उनका जो शासन ताम्र पत्र भी प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुछ कुछ शिलालेख प्राप्त होते हैं तो कहाँ से और कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, ये सारे ही क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन अभी के दौर में तो नहीं बन रहे हैं। और बाकी जो है क्वेश्चन यही यही सबसे बनेंगे, ज्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं बनेंगे। जो भी इतिहास से अगर क्वेश्चन बनते हैं वो आधुनिक इतिहास का वेटेज बहुत ज्यादा है प्री के एग्जाम में अगर देखा जाए। तो जो भी पार्ट है वो किया जाएगा सोर्सेस से, सोर्स कहाँ मिला है और किस फॉर्म में मिला है और कौन से जिले में मिला है। बस यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन तो यही बनते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से ज्यादातर तो यही क्वेश्चन बनते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आता है, आप अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जनरली जो दिए रहते हैं उसमें से उनमें से एक से दो ही ऑप्शन जो है रिलेटेबल ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन है यहाँ से बन ही जाएंगे। तो अच्छे से जो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, और अच्छे से जो भी है जो डिटेल स्टडी है वो आपकी बहुत काम आएगी। तो ठीक है, इसी के साथ जो प्राचीन इतिहास जो है छत्तीसगढ़ का ये कंप्लीट होता है। अब जो एग्जाम में जो है आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दें और अच्छे से सॉल्व कीजिए।